नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम सफलता की एक कहानी आपके साथ सुनाने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। एक टॉक शो की तरह हम लोग इसको रखे हैं कि एक हमारे सामने सफल व्यक्तित्व आपके सामने उपस्थित रहेगा। मैं मनोज सर का आपका परिचय कराऊंगा। मनोज सर से आप जो है एसएससी के थ्रू आपने बहुत अच्छा रैंक ला करके आप पोस्टेड हुए हैं। आज इसी कहानी की हम लोग चर्चा करेंगे कि पढ़ाई के दौरान वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं, कैसे कैसे हम पढ़ाई करने की प्लानिंग बनाते हैं, वो कौन कौन से आयाम हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए पढ़ाई के दौरान, और एक आपकी नज़र में सफलता के मायने क्या होते हैं। दरअसल जब बच्चा तैयारी करता है किसी परीक्षा की, अपनी ज़िंदगी के एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कई बार कई अहम पड़ाव आते हैं। कभी वह मजबूत महसूस करता है, कभी वह कमज़ोर महसूस करता है, कभी वह बहुत तन्हा और अकेला महसूस करता है। इन सभी से लड़ने और इस इच्छा शक्ति को जानने के लिए आज हम एक प्रयास करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप हम सभी जानते हैं, हमारे सभी श्रोता, आप लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और हम बात करने जा रहे हैं इस विषय पर। तो आ जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज सर का स्वागत करना चाहता हूँ एक किताब देकर के, मध्यम सा चांद। ये शैली किरण जी की लिखी हुई एक किताब है जो काव्य संग्रह है, जिसके माध्यम से सर अपनी बात को यहाँ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करके यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। ये शैली किरण की किताब है मध्यम सा चांद। थैंक यू निखिल सर, आपने मुझे स्लाइड समझा कि मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं। अपने इंट्रोडक्शन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं पिंजौर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा टाउन है, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ जी। वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई सब 10वीं 12वीं वहीं से शुरू हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा से मैंने किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली आया। बहुत बढ़िया। तो फरवरी 2012 में मैं दिल्ली में आया और लगभग जुलाई 2015 में मुझे चांस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने का। जी। फाइनल सिलेक्शन पूरा प्रोसीजर के बाद काफ़ी लंबी यात्रा रही, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली, काफ़ी अच्छा लगा। उसमें आपका और बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। बहुत बढ़िया। तो सर हम यहाँ से जानना, सर ने बताया कि हमने पढ़ाई जो है अपनी गांव से, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है हम मध्यम वर्गीय परिवारों की, जैसा सर ने कहा कि हम अपने गांव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं और एक सपने के साथ इस शहर में, जिसे दिल्ली शहर या मुखर्जी नगर जो सपनों की नगरी है, तैयारी करने वाले बच्चों की, स्ट्रगल करने वाले बच्चों की, उस शहर में आप आते हैं और आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और आपने बताया अपनी बातचीत में कि 3 साल का स्ट्रगल टाइम था आपका, कि 2012 से 2015 में आप अपना चयन किए। तो ये मैं बहुत बड़ा समय नहीं कहूँगा सर, क्योंकि 3 वर्ष तो लगता है, पहला साल तो लगता है कि हमें तैयारी करनी क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या पाठ्यक्रम है और उसकी आयाम क्या है विवेक। तो इन आयामों के बीच में तो साल भर गुजर जाता है एक बच्चे का, लेकिन जो दूसरा साल होता है और तीसरा साल होता है, यही एक परेशानी की बात आती है। हर किसी को शुरू में तैयारी करने में एक मज़ा आता है, पढ़ने में जोश लगता है, लेकिन एक समय के बाद ये तैयारी डाउन हो जाती है और हम एकाकीपन के शिकार हो जाते हैं। कई बार कमजोरी महसूस करते हैं, कई बार कोई छोटी परीक्षा का फॉर्म भरे, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस करते हैं। कई बार विषयों को लेकर के जो अलग अलग परिचर्चा होती है कि किसी विषय की कैसे पढ़ाई की जाए, क्या क्या उसमें जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे सभी विषयों पर समग्रता के साथ दृष्टिकोण दिया जाए, तो मैं आपका विचार यहाँ से चाहूँगा कि आप इस पे विचार। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि 3 साल का जो टाइम लगा वो काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भी एसएससी की प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं लगता जी। हमारे सिलेक्शन में जो टाइम लगा उसकी वजह अलग रही जी। क्योंकि मेरा 2013 का बैच है और उस बैच में एग्जाम पूरा दोबारा हुआ था, प्री मेन सब दोबारा हुआ था। अदरवाइज जो है 1 साल के अंदर एसएससी की प्रिपरेशन की जा सकती है काफ़ी। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो 1 साल के अंदर हम सभी
जो है एसएससी को क्रैक कर सकते हैं, या किसी और जैसे कुछ अलग एग्जाम है जैसे यूपीएससी है, उसके लिए 2 या 2.5 साल मान के चलते हैं कि ईमानदारी की मेहनत अगर हम करते हैं तो 2.5 या 3 साल तक भी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा बड़ा एग्जाम हो जाता है। अदरवाइज जैसे 2012 में मैं आया था, उस टाइम तो बिल्कुल आया ही था, मुझे एग्जाम के बारे में बहुत नहीं पता, तो मई में एग्जाम था। उस टाइम पे भी जो प्री था वो मेरा 2 मार्क्स से प्री रुक गया था, और मुझे उसका बहुत दुख नहीं हुआ था, बल्कि थोड़ा सा ऐसा लगा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो असफलता है जरूर कहेंगे उसको, बट वो एक ऐसी असफलता थी जो मुझे ये एहसास करवा रही थी कि मैं सफल हो सकता हूँ। और फिर अगला जो 2013 का जो मैंने प्री दिया था, उसमें बहुत अच्छे मेरा स्कोर बना था, मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर आया था। फिर लेकिन हमारा पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। वो एक प्रोसीजर था, सबके साथ हुआ ऐसा, उसमें वो परिस्थिति हमारे हाथ में भी नहीं थी। और उसके बाकी जो 2013 का एग्जाम कैंसिल हुआ, और उसके बाद जब 2014 में हमने पूरा प्रोसीजर दोबारा से किया, उस दौरान भी हम पढ़ाई के टच में लगातार बने रहे। फाइनली जो 2015 में ज्वाइन करने का मौका मिला। तो ये कि टाइम 3 साल का लगने की वजह ये रहा कि एग्जाम कैंसिल होना, अदरवाइज 1 साल और कभी कभी जैसे 2 साल इसमें जो है इतना टाइम सफिशिएंट है किसी के लिए भी। हाँ, स्ट्रेटजी की अगर बात है तो स्ट्रेटजी सबकी थोड़ी थोड़ी वेरिएशन सब में रहती है। वो डिपेंड करता है कि भी आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका ग्रेजुएशन में किस तरह के सब्जेक्ट रहे हैं, या आप इंग्लिश मीडियम से हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, तो हिंदी बेल्ट के होते हैं। तो सबका अलग अलग ये रहेगा कि भी स्ट्रेटजी कौन कैसे बनाता है। कोई 21 से 25 साल के बीच में तैयारी करने के लिए आता है, कोई 25 के बाद तैयारी करने के लिए आता है, कोई जॉब के साथ तैयारी करता है, कोई पहले से जैसे किसी छोटी रैंक पर मान लो रैंक पीछे रह गया, उसे दोबारा उसे करना है, तो उसे स्ट्रेटजी उस हिसाब से अलग अलग जो बनानी पड़ेगी उनके लिए। जैसे जो सबसे पहले हैं 21 से 25 साल की एज जिनकी होती है, उसमें डिस्ट्रैक्शन थोड़े से कम रहेंगे। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि उसमें थोड़े से डिस्ट्रैक्शन कम रहेंगे, मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। 25 से 30 साल वालों के साथ थोड़ा सा एक परेशानी ये हो सकती है कि उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्योंकि बढ़ जाती है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो लोग ये फील करने लग जाते हैं कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो वही प्रेशर होता है। ऐसा प्रेशर मेरे पास नहीं था जब मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन अब मेरे जैसे कुछ साथी हैं जो 25 से 30 की एज के बीच में है। कुछ अगर मान कोई लड़की तैयारी कर रही है तो उसकी अलग कुछ उसमें बाधाएं हो सकती हैं। उनका हमारा सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, वो अलग अलग डायमेंशन सबका करता है। बिल्कुल। तो सर हम लोग शुरू कर रहे थे कि बच्चों के लिए जो है कि टाइम और उनकी प्लानिंग, विषय को पढ़ने का तरीका क्या हो और उसकी समयावधि किस तरह की हो, जो सबसे बड़ी समस्या तैयारी के दौरान आती है, हम इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज भी किसी के लिए हो सकता है और बहुत ईजी टास्क भी हो सकता है। चैलेंज इस सेंस में हो सकता है जब हमें ये ना पता हो कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे अगर एसएससी की ही बात करें तो उसमें जैसे 4 मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। तो उसमें ज़्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स और इंग्लिश का है, तो वैसे कि भी मैथ और इंग्लिश पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी 2 चीज़ों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। आज के टाइम का जो सिनेरियो है उसमें बहुत कम नहीं कर सकते हैं जीएस और रीजनिंग को। रीजनिंग तो प्री में इम्पोर्टेंट है ही, जीएस को भी हम बहुत इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर कुछ फोकस हमें कुछ टाइम हमें देना पड़ेगा बिल्कुल। बट मैथ और इंग्लिश जो है वो मेजर स्टेक है जी, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो हमारा टाइम मोरलेस इतना होना चाहिए कि 60-40 का रेशो, 60% टाइम हमारा मैथ्स और इंग्लिश पे जाना चाहिए, 40% हमारा 40% में से भी हमारा 25% जो है रीजनिंग पे जाना चाहिए, और 15% जो है वो जीएस पे जाना चाहिए। गड़बड़ होती है कहाँ पर कि कई बार हमें ये लगता है कि जीएस बहुत बड़ा है और जीएस में अगर हम अच्छा कर पाएंगे तो बहुत जल्दी अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जीएस काफी बड़ा, काफी वाइड एरिया है, तो उस पे पार पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड इंग्लिश। और रीजनिंग भी इजी में काउंट करेंगे, इजी सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसमें बहुत मुश्किल नहीं आती। बट जीएस पे अगर ज्यादा टाइम लगा दिया, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने लगते हैं, वो जीएस का एरिया बहुत वाइड है, इंटरेस्ट आने लगता है, काफी चीजें हैं, जानकारी की नॉलेज बहुत वाइड होती है उसको पढ़ने से, तो हम ज्यादा समय उस पर लगा देते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो जाएगी। वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एसएससी के पर्पस से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर आप यूपीएससी के एंगल से तो एक बिल्कुल अलग बात है, बट एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश, और मैथ्स और इंग्लिश में भी आप अपनी बैकग्राउंड को देखते हुए कि अगर मान लो किसी की ज़्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो बीटेक बैकग्राउंड के निकल रहे हैं, जो बीटेक बैकग्राउंड के नहीं है उनको मैं कहूँगा कि मैथ्स पे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम फोकस दें, आप फोकस करें, क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं मैथ्स से टच बना रहता है, तो उनको थोड़ा इजी पड़ता है, ज़्यादा इजी नहीं, थोड़ा इजी पड़ता है। बट जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनका क्योंकि 10th के बाद छूट जाता है टेंशन, तो उनको थोड़ा मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इंग्लिश बहुत टाइम नहीं मांगती है। इंग्लिश पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा साइंटिफिक और एग्रेसिव दोनों, एक साइंटिफिक अप्रोच भी हमें अपनानी पड़ेगी और दूसरा हमें एग्रेसिव अप्रोच भी हमें अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें टाइम और जो प्लानिंग है उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों से मेरा बहुत आग्रह है कि जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं और कम से कम एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी। पहला, यदि आपका बैकग्राउंड है, और दूसरा मैथ और इंग्लिश और जो रीजनिंग के सवाल हैं इनके साथ आपका तालमेल ठीक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। मतलब इसकी एक अच्छी पकड़ की मांग करता है। अक्सर एक बड़ी आजकल की बहुत बड़ी समस्या है कि इतने ऑडियो वीडियो जो बहुत सारे संसाधन हैं आज समाज में, मतलब मैं कह सकता हूँ जो भटकाव पैदा करते हैं। आपकी तैयारी में कितनी अच्छी भूमिका निभाए, कितनी सकारात्मक भूमिका निभाए और कितनी नकारात्मक भूमिका निभाए, क्योंकि आप सभी के पास अच्छा फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, संचार के सभी तरह के साधन हैं। तो इस दौरान तैयारी बनाने वाले बच्चों के लिए, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बड़ी समस्या आती है कि भाई कैसे इस पे कंट्रोल पाया जाए, कितना समय फ़ोन पे दिया जाए, कितना समय व्हाट्सएप पे दिया जाए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कितना समय दिया जाए, या दोस्तों में कितना। तो इस तरह मैं इस पर भी आपका एक विचार जानना चाह रहा था। बिल्कुल, आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया की सहायता से भी मैं कहूँगा कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और कुछ कई बार मतलब ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का भी काम करता है। हम मतलब पढ़ने के लिए शुरू करते हैं इंटरनेट पे, मतलब यूट्यूब पे हम किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ी देर देखने के बाद हम उसमें फिर नीचे जो रिकमेंडेड वीडियोस दिए रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ आई कैचिंग चीज़ें लिखी रहती हैं, और हम उसको खोल लेते हैं, और फिर 1, 2, 3 घंटे कहाँ पे चले जाते हैं वो नहीं पता लगता। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है इंटरनेट पे, तो ये चूज करना हमें आना चाहिए। क्योंकि सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतने तो मैच्योर होते हैं कि उन्हें ये पता लगना चाहिए कि भी कौन सी चीज़ उनके फायदे की है, कौन सी चीज़ उनके नुकसान की है, और कौन सी चीज़ इफेक्टिव है। 1-2 बार गलती बनती है, 2 बार 3 बार 4 बार अगर कोई गलती करता है कि ध्यान हट गया या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार किया जाएगा कि हाँ क्षम्य है। लेकिन उसके बाद अगर आप वो रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में फिजिकल क्लासेस तो नहीं हो रही हैं, बहुत लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इंटरनेट से पढ़ाई कर लें, लेकिन क्या उतनी हो पा रही है? तो शायद नहीं हो पाती। रीजन नहीं कि डिस्ट्रैक्शन, अब उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन, पहली बात तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, है ना। अगर हम मतलब जैसे रैंडमली फिजिकल जो क्लासेस हम ज्वाइन करते हैं उसमें भी हम चूज तो करते ही कि हम 1 या 2 टीचर से ही जुड़ते हैं अपनी लाइफ में जो इस तरीके की तैयारी के लिए। तो ऐसे ही हमें यूट्यूब पे भी करना चाहिए। हमें पहले एक बार 2-3 दिन लगा करके ये हम डिसाइड कर लें कि हमें किस टीचर को फॉलो करना है, या हमारी जानकारी में हमारे फ्रेंड सर्कल में जो कामयाब लोग हैं या जो पहले एग्जाम क्रैक कर चुके हैं उनसे बात करके हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किसे फॉलो करना है, और बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो करना चाहिए कि भी हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही टाइम उस पर, जैसे एक लेक्चर है, लेक्चर वाइज हमने क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, 1 घंटे की, आधे घंटे की, हमने एक लेक्चर देखा, उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि भी दिन में 2 क्लास से ज्यादा हमें इंटरनेट से क्लास करने की जरूरत होती है। और स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि भी इंग्लिश, मैथ्स और इन सब चीजों के लिए, क्योंकि मैथ्स आपका बहुत ज्यादा समय मांगता है प्रैक्टिस का। आप किसी भी टीचर को एक को फॉलो करते हैं तो वो आपको एक बार बता देगा, तो उसको बहुत इजी लगेगा कि हाँ उन्होंने सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, लेकिन वही चीज जब हम करने बैठेंगे खुद से तो उसमें फिर हम अटकेंगे।
अब इंटरनेट का एक फायदा ये हो जाता है कि भी आप दोबारा जाकर के उस चीज को देख सकते हो, ये एक एडवांटेज है इंटरनेट की दुनिया का कि आप कितनी बार फिजिकल क्लास में कई बार हो जाता है कि भी टीचर के पास समय नहीं होता कि हम डाउट पूछ सकें या उस चीज को दोबारा रिवाइंड करके देख सकें, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये फैसिलिटी हमें मिलेगी, इसका हमें फायदा भी उठाना चाहिए। बट हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कितना हमें आज ये क्लास हमने अच्छे से समझ ली, बस ये नहीं कि भी हर 10 मिनट के बाद मैं फिर अटक रहा हूँ तो मैं फिर देख लूंगा, नहीं, वो अप्रोच ही बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर हम ये मान लें हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि भी मेरे पास हमेशा ही ये तो है, तो मैं जहाँ पे अटकूंगा तुरंत खोल के देख लूंगा, उससे फिर पूरा टाइम इंटरनेट पे हमारा जाएगा। आपको वो चूज करना, वो एक बारीक लाइन जिसको कहते हैं कि मुझे क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है, उस बीच बारीक लाइन को जो मतलब कि 2 लाख बच्चे 3 लाख बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 हजार बच्चों को ही दिखाई देती है। बहुत मतलब कि हो सकता है मैं रूल हो रहा हूँ थोड़ा सा, बट ये सच्चाई है कि 2 या 3 हजार बच्चों को ही वो बारीक लाइन दिखाई देती है और उन्हीं में कंपटीशन में होता भी है। 3 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 3000 बच्चों में कंपटीशन है। अगर जैसे 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 5000 बच्चों में कंपटीशन है। कंपटीशन का वही रहता है, जैसे मेंस तक जो लोग मेंस लिखते हैं तो वो एक अच्छी तैयारी के साथ लिखते हैं, मैं खुद ये बात मानता हूँ कि बट उसमें से फाइनल सिलेक्शन उन लोगों को होता है जो ये चूज करना जानते हैं कि भी हमें क्या हमारे फायदे की चीजें और क्या नुकसान की चीजें हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बहुत अंतर बना देती हैं लास्ट तक जाते जाते। जैसे रेस जब होती है, जैसे 100 मीटर का जो स्प्रिंट मारते हैं उसमें छोटे छोटे कदमों का महत्व होता है कि अगर मतलब एक प्लेयर जो है वो पूरा स्टेप पर रख रहा है, वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उतना पीछे ना हो, लेकिन कोई प्लेयर है जो अपना एडी उठा के भाग रहा है तो धीरे धीरे करते करते बहुत गैप बना ले जाता है। तो सेम पढ़ाई के साथ भी है, छोटी छोटी चीजें जो है लास्ट में स्कोर में बहुत अंतर कर देती है। बहुत बढ़िया। हमारा अगला जो हम लोग जानना चाहते हैं कि इसमें डिस्ट्रक्शन बहुत आता है, इसको हम लोग हिंदी में ये कहते हैं कि हर पड़ाव के बीच कुछ उदासी आती है, कुछ परीक्षा देते हैं असफल हो जाते हैं, मन कभी दुखी हो जाता है, कई बाहरी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमारा आत्मनियंत्रण नहीं होता। हर बच्चे की एक समस्या होती है, बच्चे अक्सर शेयर करते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, या इस रिजल्ट आने के नाते 15-15 दिन तक लगातार पढ़ाई छूट जाती है। तो जो क्रम भिन्नता हो जाती है पढ़ाई के दौरान, उसको लेकर के अपनी बचाव का कौन सा रास्ता अपनाया जो हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए? बिल्कुल, इसमें मतलब कुछ हम हॉबी डेवलप कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं 6 दिन पढ़ाई करता था और 7वें दिन जैसे संडे वाले दिन मैं मूवी जरूर देखता था। संडे का सेकंड हाफ जो है आप ये मानो कि मैं बिल्कुल एंजॉय करता था, नई बुक के हाथ लगाता था, क्योंकि 6 दिन पढ़ाई करने के बाद वो 7वां दिन जो फर्स्ट हाफ होता है आपका रिवीजन करता था। मैं 6 दिन का जो पढ़ा हुआ वो 7वें दिन में रिवाइज करता था। तो उतना करने के बाद दिमाग अपने आप ही बताता था कि ये ब्रेक की जरूरत है, और उसमें मैं मूवी देखता था या जैसे अच्छे दोस्त जो होते हैं उनके साथ बातचीत करते थे, मिलना मिलना होता है, जैसे मम्मी पापा से बात करना, फैमिली से मतलब कि लोगों के टच में बना रहना, आपके टच में बने रहना, आपसे बातचीत करना। तो इस गैप के दौरान हम वो पॉजिटिविटी वो हमें ज्यादा सूट करती है, वो हमें तैयार करती है कि हम अगले 6 दिन और अच्छा काम कर पाए। तो डिस्ट्रैक्शन और बाकी कुछ और जो हमारे एज के डिस्ट्रैक्शन है या हमारी सोशल बैकग्राउंड के कुछ सोशल प्रेशर होता है, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर होता है, इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं उनको भी एक या तो अच्छा सर्कल है आपके पास, अच्छे दोस्तों का सर्कल है, या आप अच्छे टीचर के साथ आप बने हुए हो। अगर कुछ लोगों का होता है कि उनका अपने टीचर के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट हो जाता है, वो अपने टीचर के साथ काफी बातें शेयर करते हैं। आपके भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो आपसे काफी चीजें शेयर करते हैं। और मैं कहूँगा पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आजकल तो जैसे सोशल मीडिया है तो व्हाट्सएप या कुछ एक ऐसा ग्रुप आप जरूर बनाएं कि बच्चे उस पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सके, क्योंकि अभी भी हमारे सोसाइटी में बहुत बाउंडेशंस हैं जो बहुत चीजें हैं कि जो नहीं बता पाते हैं, और वो चीजें उन पे दिमाग ज्यादा जाता है। फिर उन पे ज्यादा दिमाग जाएगा, टाइम कब कितना का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वो निकलते चले गए, सोचते चले गए। लगभग ऐसा मतलब मुझे भी कुछ मेरे दोस्त बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि 3-3 घंटे वो एक ही बात को सोच रहे हैं।
तो इससे तो बहुत अच्छा है कि अपने किसी टीचर के साथ या अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के किसी साथ से उसे शेयर कर लें। और जो जैसे आप हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने पूरी लाइफ देखी है, बहुत स्टूडेंट देखे होंगे आपने, और वही प्रॉब्लम्स रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स है, वो एज की प्रॉब्लम है, वो एक बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है, तो उन्हीं चीजों का सॉल्यूशन शायद आप 1 मिनट में बताओगे उनको। बिल्कुल, तो उनका वो टाइम सेव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग अब अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो विषय से लेकर के बनता है कि जो हमें हिंदी भी थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा अंग्रेजी भी आना चाहिए, थोड़ा मैथ भी आना चाहिए, और थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। दरअसल कंपटीशन थोड़े का नहीं है, ज्यादा लोगों का है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा एफर्ट करेगा उसके लिए। तो ये जो विषयवार परेशानी आ जाती है कि अंग्रेजी में आपको वोकैबुलरी याद करना है, कि शब्दकोश याद करना है, या हिंदी में व्याकरण को समझना है, या मैथमेटिक्स में जो सूत्र आपको याद है उनका इम्प्लीमेंट करना है नए तरह के क्वेश्चन के साथ, या मैं कहूँ कि जो विषयवार रणनीति होती है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान बच्चों का जरूर करें। क्योंकि उसके जब हम तैयारी में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि 10th जो हम किया करते थे तो बहुत आसान हुआ करती थी, और एग्जाम जो है क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसलिए स्वाभाविक है कि मुश्किल भी होगा, क्योंकि बहुत बच्चों को बाहर भी सिस्टम से करना है, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं और कंपटीशन में भाग लेने वाले बहुत बच्चे होते हैं, तो इसलिए एग्जाम का मुश्किल होना तो एक स्वाभाविकता है। लेकिन उसको किस तरीके से हम डील करें, तो अगर हम सब्जेक्ट की अलग अलग बात करें, जैसे सबसे पहले मैं मैथ्स को लेकर के अगर कहूँ तो सिर्फ 2 बुक्स मैंने उस टाइम पे पढ़ी, तो आज भी वही बुक रेलिवेंट भी है, बस क्वेश्चंस बढ़ गए हैं उसमें। जैसे RS अग्रवाल जो बुक है, एक बेसिक बुक है मैथ्स की, और अगर मैं कहता हूँ कि भी शायद हो सकता है मैं अतिशयोक्ति वक्तव्य है ये कि वो गुरु है, सब बुक्स की गुरु है, मतलब वो बेसिक बुक है, वो अगर आप SSC की तैयारी से जुड़े हैं और RS अग्रवाल नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी अधूरी रहेगी। और उस टाइम मुझे ध्यान है कि मैंने RS अग्रवाल बुक जो है वो 11 बार की थी 1 साल के अंदर अंदर, तो हो सकती है, आराम से हो सकती है। और एक बुक मैंने की थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो आपको क्वेश्चंस में देखता हूँ कि 7200 प्लस या 8000 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, उस टाइम पे 4600 प्लस क्वेश्चन हुआ करते थे, तो वो बुक मैंने 6 बार की थी, और जो कि कम थी जी, क्योंकि जिस हिसाब से उस टाइम पे मेरा टारगेट करता था 80% स्कोर करना, कि अगर आपके 200 में से 108 मार्क्स आ गए तो आप सेफ जोन में चले जाते थे। बट आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो कम से कम 170, 72, 75 तक बच्चे बहुत आराम से लेके आते हैं, और उसके लिए मैं कहूँगा कि जितना मैंने पढ़ा वो कम था। अगर मैं आज उस चीज की बात करूँ, कंपटीशन को हम टारगेट करें तो कम से कम मेरा मानना है कि हर किताब जो है 12-12 बार पढ़ी जानी चाहिए। ये 2 किताबें, बुक्स कम है, संख्या में कम है, लेकिन उसको जितना ज्यादा हम गहराई में उसको टच करेंगे उतना इफेक्टिव आता है, हर बार रिफाइनमेंट आएगी। RS अग्रवाल का तो मुझे ध्यान है कि हर एक क्वेश्चन का मुझे ये आइडिया हो गया था, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे अटकूंगा, ये फीलिंग आने लग जाती है, इतनी प्रैक्टिस है, तो वो प्रैक्टिस मैटर करती है, मैथ्स में वही मैटर करती है। बात कर रही इंग्लिश की, इंग्लिश में मैंने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी थी, एक बेसिक बुक है जो सामान्यतः बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जो MB बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2 बुक्स में बहुत बार पढ़ी, और ज्यादा इधर उधर नहीं, मार्केट में वही जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है भाई। अगर मैं वोकैब तैयार करना चाहता हूँ, मैंने एक चैनल खोला तो उसके नीचे 10 चैनल और मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें चला जाऊंगा, उससे कोई सॉलिड तैयारी शायद नहीं हो पाती। वहीं पे मैंने ये 2 बुक जो थी बेसिक बुक थी, और इनको बहुत बार हम रिवाइज करते थे अपने दोस्तों के साथ, हम सेशन लगाते थे कि सुनने का, आपस में सुनने का, सुनाने का। जो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है कि याद नहीं होता है, तो उसका एक अच्छा तरीका है कि आप डिस्कस करो, शब्द हैं एक दूसरे को सुनाने का, जो हम बचपन में क्या करते थे, 10th स्कूल के लेवल पे एक दूसरे को सुनाने का, क्योंकि वो है ट्रेनिंग है ना, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम या गवर्नमेंट बैकग्राउंड के तो है नहीं है, तो हमें हिंदी पहले 10th तक मीडियम से पढ़े, उसके बाद हम इस तैयारी में आए, तो हमें लगा कि वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने अपने साथियों को सहयोग, दोस्त आपके अगर अच्छे हैं, सर्कल आपका अच्छा है, तो आप सुनने का सेशन रख सकते हैं। और अब जैसे क्योंकि लॉकडाउन है तो नहीं रख सकते, तो एक तरीका ये हो सकता है कि भी आप जैसे एक ग्रुप ऐसा बनाए कि भी उसमें जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म है, उन पे डिस्कशन का सेशन रखें, डिसिप्लिन सेशन जो आधे घंटे का 1 घंटे का, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ काफी पहले से कि आप डिसिप्लिन को बहुत पसंद भी करते हैं, तो आप जैसे जो टीचर है इनकी जिम्मेवारी बनती है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को जोड़ के रख सकें, उन्हें बिखरने ना दें, उनका मोटिवेशन ना टूटने दें। तो इंग्लिश के लिए ये 2 बुक्स हुई। तीसरी रीजनिंग की कोई भी एक बेसिक बुक
लेकिन उसका स्टाइल क्या होगा पढ़ने का कि उसमें साइकिल आपकी ज्यादा घूमनी चाहिए। साइकिल घूमने का मतलब ये है कि जैसे उसमें 30 चैप्टर है मेरे ख्याल से 30 या 32-35 चैप्टर होंगे। अगर हम पहले एक चैप्टर हमने लिया, उसके 20 क्वेश्चन हमने किए, अगले दिन हम अगले चैप्टर के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले दिन हम अगले चैप्टर के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमने जो है 30 चैप्टर कंप्लीट किए। अगली बार जो है फर्स्ट चैप्टर फिर से आया तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, वो सर्कल जो है वो बार बार घूमना चाहिए, ना कि ऐसा करें कि हाँ, ऐसा नहीं करना कि पहले ही चैप्टर उठाया उसके 500 क्वेश्चन एक बार कर दिए, फिर हम जब 10वें चैप्टर पहुंचे तो पहले वाले चैप्टर में वही जो स्पीड वैसे आगे कम हो गई, मतलब ऐसा नहीं। सर्कल बार बार अगर घूमता रहेगा तो ज्यादा शायद इफेक्टिव हो सकता है। और अगर बात करें जीएस की तो एसएससी के एंगल से ये कि आज के टाइम में जीएस का महत्व पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वो इतना भी नहीं बढ़ा है कि भी हम ज्यादा टाइम उस पर लगा दें। ये बात मैंने पहले भी कहा कि हमें बिल्कुल संचेत रहने की जरूरत है कि जीएस हमें कितना पढ़ना चाहिए। अगर एक बेसिक किताब जो हमने उठा ली, सिर्फ एक ही किताब, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत, ना कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस चीज का हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझ रहे हैं हम बहुत भटक जाएंगे। बिल्कुल सही बात। जो कि जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं कि भी इंटरनेट की दुनिया का एक नुकसान है। बिल्कुल, कोई एक बुक हमने पकड़ी, इंटरनेट की दुनिया के जितने फायदे हैं उनके नुकसान इस सेंस में है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं, है ना, उस चीज से बचें जीएस में। और रही हिंदी की बात, कुछ जैसे यूपी के कुछ एग्जाम है उसमें हिंदी यूज होती है, और जो आपके सहयोग से हमारा क्लियर भी हुआ तो उसमें मैंने आपसे सीखी है कि हिंदी को कैसे डील करना है। हिंदी जैसे आप वीडियो बनाते हो, मैं उनको देखता हूँ, आपने बच्चों से जोड़, क्योंकि बच्चों एक छोटी सी चीज देखी, उसको लर्निंग के लिए टाइम चाहिए, उसने उसको देखा, उसको रोका, उसको इंटरनलाइज किया उसने, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर इंटरनलाइज करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। और रही बात, हम हिंदी में एक चीज जो थोड़ी सी लापरवाही मुझे फील होती है कि कहाँ पे हिंदी की वोकैबुलरी हम बढ़ाते हैं, हिंदी के शब्दकोश को हम अन्यथा ले लेते हैं कि भाई क्योंकि ये हमारी मातृभाषा रही है तो ये हमेशा से हमें आती है, नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। साहित्य की भाषा अलग होती है, एग्जाम की भाषा अलग होती है। जो हम सामान्य हिंदी का प्रयोग करते हैं वो भी जो स्थानीय होती है, वो मानक हिंदी नहीं होती। जो कि आपके जब मैं टच में आया तो मुझे पता लगा कि मानक हिंदी का महत्व क्या है और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्व है। तो मानक हिंदी का हम प्रयोग करना, उसको इंटरनलाइज करें। वो कैसे हो पाएगा जब हम हिंदी के अच्छे अच्छे शब्दों को पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। लेकिन मान लो अगर समय कम है और हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही होकर पढ़ना भी चाहिए स्टूडेंट के लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हमें अच्छी वोकैबुलरी, जैसे हम इंग्लिश की वोकैबुलरी की बुक चूज करते हैं वैसे हम हिंदी की वोकैबुलरी की एक अच्छी बुक चूज करें और उसको इंटरनलाइज करें। एडिशनली जो एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ कई बार ये होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जो है जरूरी होता है या नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे द हिंदू वगैरह जो न्यूज़पेपर है वो एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत नहीं है महत्व और नहीं है, मतलब कि क्योंकि वो थोड़ा सा आपका टाइम लेते हैं। अब आप एक द हिंदू को, एक दिन के द हिंदू को अच्छे से पढ़ने के लिए 2 घंटे आपको लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उतना समय अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड कि अगर आप 20 साल के हो और तब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो 2-1 साल में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई दो रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय सीमा कम है तो आप जैसे अगर किसी को नॉवल पढ़ने का शौक है तो उसमें से नॉवल में कुछ अच्छे वर्ड निकल जाते हैं, सामान्य प्रक्रिया है, या आप हेडलाइंस ही पढ़ लो, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ें, उससे आपका करंट अफेयर भी क्या होता रहेगा और साथ में अच्छे अच्छे वर्ड भी मिलते रहेंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि नहीं अगर नहीं पढ़ा तो हमारी वोकैबुलरी तैयारी होगी, वैसा नहीं है। इसी प्रकार अगर हम हिंदी की वोकैबुलरी की बात करें तो हिंदी के जो सामान्य न्यूज़पेपर आते हैं उनकी अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो उसमें कई बार अच्छे शब्द मिल जाते हैं। तो हमारी आदत क्या होती है कि हम पढ़ के निकल जाते हैं क्योंकि वो हिंदी के हैं, इस वजह से कभी हम उसको नहीं सोचेंगे कि उसको लिख के लिए उसकी भी हम एक डायरी बना लें, तो वो उस आदत से बचेंगे और हिंदी की वोकैबुलरी अच्छे से तैयार। अगर हमारे पास 1000, 1500, 2000 शब्दों की हिंदी की अच्छी वोकैबुलरी होगी तो कोई भी हिंदी का एग्जाम, ये चीज मैंने सर आपसे सीखी थी। और दूसरा क्राउन की हिंदी की जो बुक आती है उसमें काफी अच्छे शब्द हिंदी के हमें मिल सकते हैं। इस तरीके से हमारे हिंदी के जो मैंने यूपी के एग्जाम में मेरे को काफी हेल्प मिली इन चीजों की, तो हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर, हम अपने जो डिस्कशन है, जो हमारा आज टॉक शो है, हम इसके अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। दरअसल हमें एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना जो बच्चे अक्सर करते हैं
या जो बच्चे अपनी सफलता को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर मैं इसको इस शब्दों में क्लियर करूँ कि सफलता आपको नियंत्रित करे, यह कितना उचित है कि सफलता जो है वह आपको नियंत्रित करना शुरू कर दे रही है, आपके पूरे जीवन शैली को, आपकी जो चेतना है। मैं कई बार ये देखता हूँ कि एक विद्यार्थी इस हद तक आ जाता है सफलता को लेकर के कि वो जीवन को अपने जो है कहीं कहीं जीवन खो बैठता है, और अंत में सफलता मिल भी जाती है तो स्वाभाविकता आने में बहुत समय लग जाता है कि एक तरफ हमें सफलता मिलती है और दूसरी तरफ हमारी जिंदगी एक चुनौतीपूर्ण संकट से गुजर रही होती है। हम अपने मानसिक, सामाजिक, अपने शारीरिक कई तरह की बुनावटों में बिखर से जाते हैं। हमें सफलता तो अंत में लगता है कि ठीक है हम सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन सफलता बाद में वो लगती है कि ये तो बहुत अलग चीज़ हो गई, हम जैसा चाह रहे थे ये वैसे नहीं, वैसा शहर नहीं है ये। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है आपके बारे में जो एक चीज़ बात है कि आप यूपीएससी को लेकर के भी बहुत पैशनेट है हमेशा से, तो 2 तरह की परीक्षाओं का आपने सामना किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने संघर्ष के दौर में। तो इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य आपने बनाया और कहाँ तक नियति ने आपका साथ दिया, इस पे आपका ध्यान मैं चाहता हूँ। सफलता के लिए पैशनेट होना, ये बात एक स्तर तक जेन्युइन है, समझा जा सकता है कि पैशन होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई सफल होना भी चाहता है और आजीविका चलाने के लिए या एक सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रयास सब होते हैं, तो पैशन होना जरूरी है। लेकिन वो सफलता जब आप हो जाते हो सफल और वो आपके ऊपर हावी हो जाए, वो चीज सही भी नहीं है, सामाजिक रूप भी नहीं है, व्यक्तिगत क्योंकि हर व्यक्ति सफलता अर्जित करने के लिए जो मेहनत करता है वो अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। तो कोई भी अगर सक्सेसफुल होता है तो वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा है, बल्कि उसकी ये सफल होने के बाद उसकी ये नैतिक जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो और लोगों की मदद कर सके, समाज के और लोगों से जुड़े। जो मतलब मान लो एक एग्जाम को किसी ने क्रैक किया तो वो बाकी और लोगों ने उनकी मदद करे क्रैक करने में। और तैयारी के दौरान जो मुश्किलें आती हैं उनको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास एक अच्छा सर्कल हो, आपके पास अच्छे टीचर हो जिनके आप टच में रह सकें, एक डेडिकेटेड ग्रुप हो जिनसे आप शेयर कर सकें। जैसे मेनली अभी जो ज्यादातर लोगों को जो परेशानी हो सकती है वो ये कि अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। लॉकडाउन में सब घर है, वो घर में वो माहौल शायद नहीं मिल पाता कि वो तैयारी से जुड़े रहे। ये भी एक ब्रेक है अगर इसको माना जाए तो, क्योंकि बहुत लोगों को आएगा कि जहाँ पे एक माहौल होता है, फिजिकल क्लास हम करते हैं तो एक माहौल होता है, अब नहीं हो पाएगा। बट इसमें इस तरीके से किया जा सकता है कि जैसे आप एक डेडिकेटेड ग्रुप बना लीजिए, आप बच्चों को टास्क देते हैं तो उस टास्क वो रिप्लाई करें, तो इससे वो कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरी बात कि अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपसे बात करें और आप ऑब्वियसली उनको सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि टीचर के पास ज्यादा अनुभव होता है। आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा पर चर्चा में मनोज जी के साथ जो आज आप लोगों ने चर्चा सुनी, इस चर्चा को एक नए तरीके से देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मनोज जी ने ये नहीं कहा कि एक परीक्षा, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक बच्चे में जो पोटेंशियल होता है, पहले तो अपनी ऊर्जा को पहचानना और उस ऊर्जा को पहचान करके सही दिशा में लगाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ये सही जो दिशा होती है तो सबसे पहले आपको तय करना पड़ता है कि आप किस तरह की परीक्षाओं में जाना चाहते हैं। देखिए, लॉकडाउन का समय समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आप एक नए तरीके से, ये पूरा भारत, ये पूरा विश्व जो है एक नए तरीके से अपनी गतिशील प्रक्रिया में आएगा। तो वो प्रक्रिया कौन सी होगी? आप हो सकता है इस दौरान अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हो, तो इस कमजोरी के लिए इस तरह का एक वातावरण मैंने तैयार किया है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि एक सफलता की कुंजी आपके सामने, जो व्यवहारिक सफलता है हमारे सामने, हम किसी हीरो को नहीं प्रस्तुत कर रहे, हमारे बीच का, ये हमारे एक विद्यार्थी के तौर पे, एक अच्छे दोस्त के तौर पे, बहुत अच्छे हमारे करीबी के तौर पे जाने जाते हैं मनोज जी। मैंने जीवन में बहुत कुछ इनसे सीखा है, इन्होंने कई बार मुझसे बहुत कुछ सीखा है। इसी नाते मैं ये जो सीखने सिखाने की दरअसल प्रक्रिया है, यही चर्चा आज मैं आपसे करना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने कहा कि विषयवार चर्चा होनी चाहिए, विषय पर आपका पकड़ होना चाहिए। कोई भी परीक्षा हो उसका एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को आपको ध्यान रखना पड़ता है।
दूसरी बात यह है कि परीक्षा सफलता को लेकर के कहीं आप इस तरह के उसमें ना आ जाएं जिससे आपके जीवन को ही लेकर के जो बहुत तरह के तनाव होते हैं, जैसे परिवार को बैलेंस करना, व्यक्तित्व को बैलेंस करना, स्वयं अपने मित्रों को बैलेंस करना। ऐसा नहीं है सफलता के नाम पर आप सबको छोड़ करके एक नई सफलता की कुंजी लिखोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो डिस्कशन से हो सकता है, प्रश्न उत्तर से हो सकता है। एक मनोज ने बहुत अच्छी बात है, देखिए क्या कहा उन्होंने कि आप अपना एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें आपका सपोर्ट सिस्टम तैयार हो पाए, बिल्डअप हो पाए, जिसपे आप अपनी बात कह पाइए, अपनी बात सुना पाइए, आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो सुधार पाए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है, परीक्षा कोई भी हो, आपकी तारतम्यता, आपकी रेगुलरिटी, आपकी निरंतरता, आपका सामंजस्य, आपका संवाद और व्यक्तित्व की चुनौतियों को पहचानना। जैसे कई बार बच्चे मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। दरअसल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं जिससे हमारा मन लगे, ये जान जाए अगर तो कोई भी परीक्षा हम पास कर सकते हैं कि हम कौन कौन सा। हो सकता है जो सबसे आसान विषय हो वो पहले आप पढ़ करके आपका मन लगना शुरू हो जाए, फिर कठिन विषय पढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है जो कठिन हो उसको मैथ के सवाल लगा करके आप क्या करते हैं कि मैथ का सवाल लगाइए, फिर उससे आपका मन लग जाता है पढ़ने के लिए। आप अंग्रेजी याद करना शुरू कर दीजिए, आप रीजनिंग लगाइए, आप जीएस को पढ़िए। लेकिन परीक्षा में जो बैलेंस है, टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज बैलेंस है, जैसा मनोज सर ने कहा, उस बात को जरूर ध्यान रखिए। तो आज का टॉक शो आप सभी जानते हैं कि हमने सफलता पे, सफलता की चुनौतियों को लेकर के हमने मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को एडजस्ट कैसे किया जाए, इस चीज को लेकर के चर्चा की। हम शिक्षण, शैक्षिक सीखने और सिखाने में विश्वास रखते हैं। इसी प्रक्रिया में आज पहला जो हमारा सेशन था मनोज सर के साथ था। हमारे साथ यहाँ आशीष जी ने सहयोग किया, हमारा बहुत अच्छा काम अखिल जी ने किया। तो ये सभी ग्रुप मिल करके आपके साथ यहाँ उपस्थित हैं। यह टॉक शो आपको पसंद आए, आप जरूर अपने विषय विचार को रखें। आप इस पे अपने कमेंट भी दे सकते हैं, कुछ अपने विचार लिख भी सकते हैं, बता सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। देखिए आप हमारे चैनल पर, आप हमारे स्पेस में आए, यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें जिस तरह आप पसंद करते हैं। देखिए हमारे साथ जुड़िए। आपकी जो तैयारी है, यदि आप उसमें कहीं कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उसमें एक नए धार की, उसमें एक नए उत्साह की जरूरत है, आपके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं। यह टॉक शो जो पहला आप सेशन सुने हैं, इसी का अगला सेशन आप लोगों की मांग के अनुसार इसे पूरा किया जाएगा, किसी नए क्षेत्र में, किसी नए विषय को लेकर के। और जम की तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी परीक्षा में मन तन पूरा लगा करके जोश के साथ जम की तैयारी करिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।